जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था उसका नाम था इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स। की मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है, कैसे रिफ्लेक्शन होगी, कैसे जो इमेज फॉर्म होगी, कैसे हमारी आंखों में दिखेगी, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ना था। उससे पहले बहुत जरूरी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेना, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है कि मिरर में जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे या फिर जब भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी या फिर कुछ भी मतलब फिनोमेना चलेगा तो उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को बोलेंगे क्या, किस नाम से बताएंगे, जो जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। तो मैं उसके बारे में आपको एक बार ही बता देता हूं। जैसे आपको यहाँ पर एक शेप दिख रही है, मिरर दिख रहा है, कनकेव मिरर। हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में लास्ट टाइम बात करी थी, उनकी शेप्स के बारे में। तो आपके सामने कनकेव मिरर रखा हुआ है, आप पॉलिशिंग देख सकते हो, पॉलिश है इसलिए ये मिरर है ना। हमने देखो बात करी थी, उसके बीच में ऐसे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, C, F और P। अब सर ये है क्या क्या, अब ये है क्या क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो जैसा कि हमने देखा था ना, अगर मैं बात करता था एक प्लेन मिरर की तो उसमें नॉर्मल हुआ करता था, नॉर्मल एक पॉइंट पे लाया करता था, उसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती थी और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाती थी, कुछ ऐसा ही था, है ना। ये लाइन मेरी नॉर्मल होती थी, ठीक है। तो अभी भी देखो सिनेरियो जो है ना वो कुछ कुछ सेम है। जो ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट को अब हम नाम दे देंगे पोल, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, P या फिर पोल, जो कि ये पॉइंट है। यहाँ पे जो भी मतलब हमारा फिनोमेना होगा, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हमारी लाइन आके टकराएगी, यहीं से बाहर जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर जो एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, जहां से हम अपनी मेजरमेंट्स लेंगे, जहां से हम स्टडी करेंगे, उस पॉइंट को हमने पोल नाम दे दिया, ठीक है। जहां पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है हमारे मिरर को। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो फोकस, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो C, ठीक है। पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूं। P फॉर पोल होता है सर, F से फोकस, F को बाद में डिफाइन करेंगे। C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप बोलोगे सर ये कर्वेचर क्या चीज है, ठीक है। तो मैं आपको पहले C डिफाइन कर देता हूं। अब जैसे हमने देखा कि एक कनकेव मिरर है, इसका मतलब क्या है कि एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर, अब आपको पता है स्फेरिकल मिरर क्या था, एक बहुत बड़ा हमने गोला इमेजिन किया मिरर का, एक छोटा सा पार्ट उसमें से काट दिया, उसको हमने स्फेरिकल मिरर नाम दे दिया। अब इमेजिन करो कि ये कनकेव मिरर काफी बड़ा एक गोला है, ठीक है सर। अगर ये स्फेयर है, ये काफी बड़ा है, तो सर इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। गोले का मतलब, गोलाकार का मतलब कर्वेचर होता है, तो इस कर्वेचर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो जो C पॉइंट है ये इस पूरे गोले के सेंटर को डिनोट करता है, ठीक है सर। पूरे गोले के, पूरे कर्वेचर के सेंटर को डिनोट करता है, तो इसलिए मैंने C को नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड करता जाऊंगा तो जो भी मेरे सामने कर्वेचर आएगा उसके जो बीच का पॉइंट होगा वो मेरा होगा C, ठीक है सर। अब बात करते हैं फोकस क्या चीज होती है। फोकस की एग्जिस्टेंस, फोकस की सिग्निफिकेंस या किस काम में आता है, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा बाद में देखोगे जब हम रे डायग्राम्स पे जंप करेंगे। आप लोग देखोगे कैसे रे इन्फिनिटी से आती है फिर फोकस से पास करती है, या फिर फोकस से आती है तो इन्फिनिटी से पास करती है ना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें आगे देखने के लिए। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो पोल है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है सर। व्हाट इज फोकस, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट्स इट, ठीक है। तो वो पोल, वो फोकस होता है। अब सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मेरे पास सबसे पहले तो एक कर्वेचर है, उसका मेरे पास सेंटर भी है, तो सर मेरे पास रेडियस भी तो होना चाहिए। तो यहां पे जो R है वो चीज डिनोट करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है सर। R मेरा डिनोट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को एंड F मेरा डिनोट करता है फोकल लेंथ को। अब देखो ये चीजें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस क्या हो गया, अगर ये मेरा पूरा कर्वेचर एक्सटेंड हो रहा, ये पूरा अगर मेरा कर्वेचर एक्सटेंड होगा तो फिर ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर यहां तक पोल तक का डिस्टेंस जो भी होगा ना, सेंटर से लेकर जो पूरा पोल तक का डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दूंगा सर, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सेंटर से जहां पे मेरा स्फेयर की बाउंड्री तक, उसके पेरीमीटर तक, जहां पर भी वो जा सकता है वहां तक जो भी डिस्टेंस होगी उसको मैं रेडियस नाम दे देता हूं। तो ये चीज मेरी हो गई सर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब सिमिलरली जिस पॉइंट पे मेरा फोकस है और जिस पॉइंट पे मेरा पोल है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा, जिसका नाम है फोकल लेंथ। ठीक है, जब हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे या फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे तब फोकल लेंथ बहुत ज्यादा रोल में आ जाती है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं, व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज फोकस? मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस। कोई अगर ऐसा पूछ ले व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि भाई स्फेरिकल मिरर था। अगर मैं इसको पूरा एक कर्वेचर इमेजिन कर लेता हूं तो इस कर्वेचर का, इस पूरे के पूरे स्फेयर का कोई ना कोई मिड पॉइंट तो होगा और उसी मिड पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सर हमने देखो बात तो कर ली है यहाँ पे कनकेव मिरर की। अभी तक देखो कनकेव मिरर में क्या है ना, लाइट जो भी आएगी वो ऐसे इंसिडेंट करेगी या फिर ऐसे इंसिडेंट करेगी, मतलब जो सरफेस है वो ये वाला है ना, अंदर को इनवर्ट्स है हमारा, जिसमें लाइट पड़ेगी वो इनवर्ट्स है। तो हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ जो है वो लाइट जहां से आएगी उसी साइड पे लाया कर रहा है। देखो समझते चलो, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है बस और कुछ नहीं है। जैसे अभी हमारा कनकेव मिरर क्या था, कनकेव मिरर की शेप ऐसी होती है ना। अगर कनकेव मिरर की शेप ऐसी होती है तो यार आप लोगों को भी पता है कि अब मैं अगर इसका कर्वेचर बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब कर्वेचर जब लेफ्ट साइड में बनेगा तो उसका सेंटर भी तो यहीं पे लाई करेगा ना, है ना। अगर मेरा पोल था, कर्वेचर मेरा लेफ्ट साइड में बनेगा तो सेंटर भी तो पोल से लेफ्ट साइड में बनेगा और फोकस भी मेरा पोल से लेफ्ट साइड में बनेगा। ये चीज तो फिक्स्ड है ना। और यहाँ पर जो लाइट आने वाली है वो भी लेफ्ट साइड से आएगी। भाई मिरर की पॉलिशिंग इस साइड है तो लाइट इधर से आके तो कुछ होगा ही नहीं ना, लाइट इधर से आएगी, लेफ्ट साइड से मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ही रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगी। बट जब हम यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगा देंगे ना सर, तो केस थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो केस थोड़ा सा बदल जाएगा। तब क्या है, सिचुएशंस उल्टी हो जाएंगी। लाइट तो ऐसे ही आएगी बट उसमें फोकस दूसरी साइड बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड बन जाएगा। कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूं। अब बात करते हैं सर कन्वेक्स मिरर की। तो हमको पता है कन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसा होता है। इस तरह की कुछ शेप होती है, आउटवर्ड्स पॉलिशिंग जो है वो अंदर ही रहेगी। ठीक है सर, ये मेरी एक्सिस हो गई, इमेजिनरी एक्सिस। इतना तो क्लियर है हमको। जो भी मेरी लाइट करेगी, देखो जो भी मेरी लाइट इंसिडेंट करेगी वो होगी तो लेफ्ट साइड से ही। लाइट्स तो मेरी लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट करेंगी, चाहे वो किसी एंगल से करें या फिर वो सीधा करें, लेफ्ट साइड से ही आएंगी। बट एक बार खुद सोच के देखो, अब जो मेरा कर्वेचर बन रहा है वो मेरा दूसरी साइड बन रहा है। ठीक है सर, वो मेरा उल्टी साइड को बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो पोल तो ये चीज हो गई, पोल को हमको पता लग गया, जो भी हमारी एक्सिस है जहां पे वो मिरर को स्ट्राइक करेगी वो मेरा पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो मेरा स्फेयर बन रहा था ना वो राइट साइड को बन रहा था, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट साइड को लिखा है। ठीक है सर, सॉर्टेड है मामला सारा का सारा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया तो, और पोल भी हमको पता है तो उसके मिड पॉइंट पे हम अपना फोकस भी लगा देंगे। समझ आई सर चीजें? पहले क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में था, फोकस भी लेफ्ट में था। क्यों? क्योंकि स्फेयर हमारा लेफ्ट साइड को बन रहा था, है ना, कन्वेक्स के केस में। बट जब हम बात करेंगे, सॉरी कनकेव के केस में, अब जब हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स में हमारा जो स्फेयर है वो राइट साइड को बन रहा है, इसलिए सेंटर और फोकस राइट में रहेगा। पर लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से ही आएगी, क्योंकि राइट साइड तो देखो हमने पेंट लगा के या पॉलिश लगा के बंद कर रखा है। ठीक है सर, तो ये था एक बेसिक चीज थी, बहुत ज्यादा बेसिक चीज थी। यहाँ पे भी बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जो पोल से हमारा सेंटर तक का डिस्टेंस है वो रेडियस रहेगा। ठीक है, और पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस है, सॉरी हाँ, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा फोकल लेंथ रहेगा। बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ, फर्क आ जाएगा जब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे, चलो वो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, अभी एक बेसिक ये चीज समझना जरूरी था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर राइट में क्यों है और कनकेव के केस में लेफ्ट में क्यों था। अब जब हमको रूल्स समझनी है, जब हमको इमेज फॉर्मेशन समझनी है, तो हमको रे डायग्राम के कुछ रूल्स भी जानने पड़ेंगे कि रे डायग्राम में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ना, कब कहाँ से लाइट निकलती है और कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट बैक होती है। वो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे मैंने आपके सामने 4 एक रॉ डायग्राम्स बना रखे हैं, इन पे मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने की कि लाइट आती कहाँ से और कब कहाँ से निकलती है। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है, यहाँ पे हम फोकस बना देते हैं। वो रूल क्या कहता है, अगर मेरी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, अगर मेरी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है। अब सर बात करते हैं कि कोई लाइट इन्फिनिटी से कैसे आ सकती है। जैसे सन से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब काफी दूर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और वो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तब की बात हो रही है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दिख रही है, यहाँ पे अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दिख रही होती तो वो उसकी रे ऑफ लाइट पैरेलली नहीं आ सकती थी ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ सकती थी उसकी रे ऑफ लाइट। बट जब भी एक रूल है, एक गोल्डन रूल अपनी नोटबुक में लिख लेना, जब भी हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगी इन्फिनिटी पे, उससे निकलने वाली सारी की सारी रेस पैरेलली ट्रैवल करेंगी। ठीक है सर, क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं पता। अब जैसे मैं क्या बता रहा था, जैसे हमको ये डिस्टेंस पता है इसका, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे है तो एक रे पैरेलल ट्रैवल कर गई, क्या पता फिर दूसरी ऐसे भी आ जाए, कोई ऐसे आ जाए, मतलब कहीं से भी आ सकती है वो। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो हम अज्यूम करेंगे उससे निकलने वाली सारी की सारी इंसिडेंट रेज पैरेलली मूव करेंगे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी एक्सिस हम इमेजिन करते हैं उसके। ठीक है ना, तो ये रूल क्या कहता है, अगर मेरी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो फोकस से पास ऑन होगी। समझे सर, कोई अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहां से होगी, फोकस से होगी। ठीक है, सिमिलरली कुछ हमारा दूसरा रूल कहता है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट, दूसरा रूल बिल्कुल इसका इनवर्स है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास ऑन होके हिट करती है मिरर को, अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास ऑन करके हिट करती है मिरर को, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, अगर वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी या फिर वो एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस से वापस जाएगी, फोकस से आएगी तो इन्फिनिटी से वापस जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं इन चीजों को। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का अज्यूम कर लेते हैं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो बिल्कुल अपने उसी पाथ को ट्रेस करती हुई जाएगी। ठीक है, मतलब उसी लाइन को, वो अपना पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, कोई दूसरी रे ऑफ लाइट नहीं बनेगी, वो उसी पाथ से वापस हो जाएगी। ठीक है सर, समझ आ रही है चीजें। अगर सेंटर से आती है तो वो सेंटर से ही वापस भी चली जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कहता है सर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आके गिरती है, कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आके गिरती है तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहां पे हम लोग अपना देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, बिल्कुल उसी एंगल पे मेरी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, ये मैंने आई नाम दे दिया और इसको मैंने आर नाम दे दिया। ठीक है, 4 रूल समझ आए सर आपको रे डायग्राम के। पहला क्या था, अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी उसका मतलब क्या है कि वो जो हमने इमेजिनरी एक्सिस एज्यूम करी है उसके पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास ऑन होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर मिरर को हिट करती है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी या फिर वो पैरेलली मूव करेगी हमारी एक्सिस के। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है सर, अगर मेरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को हिट करते हुए मिरर पे जाती है तो वो बिल्कुल उसी लाइन को ट्रेस बैक करेगी हमारी। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ को ट्रेस करती हुई वापस जाएगी। चौथा रूल क्या कहता है, अगर मेरी रे ऑफ लाइट पोल पे सीधा सीधा इंसिडेंस होती है, पोल पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वो इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के और वो वहां से वापस आ जाएगी। ठीक है सर, ये 4 लॉज अगर आप समझ जाते हो, 4 रूल्स अगर आप समझ जाते हो तो रे डायग्राम हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हमने अभी बात करी, कौन से मिरर के हमने देखे थे लॉज, इनवर्ट्स है तो सर अभी हमने कनकेव मिरर देखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि कन्वेक्स में सारी चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, रूल्स यही रहेंगे। ठीक है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, सी से आएगी तो सी से ही जाएगी, जैसे पी पे पड़ेगी तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहेगा। यही 4 रूल्स होंगे, पर उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका बदल जाएगा। एक बार वो भी देख लेते हैं।
अब सर हमको 4 रूल्स तो पता लग गए हैं, लेकिन हमने केसेस कौन से देखे, कनकेव वाले। तो अब एक बार कन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं कि वो चीजें एग्जीक्यूट कैसे होंगी। देखो सबसे पहला क्या रूल था, अगर एक्सिस के पैरेलली मेरी रे ऑफ लाइट आती है तो वो फोकस से पास ऑन करेगी। उसमें हमारा फोकस यहाँ पे हुआ करता था। अभी क्या सीन है, कन्वेक्स मिरर जैसे आपको पता है आउटवर्ड्स होता है ना, लाइट इसमें आउटवर्ड पड़ेगी, तो इसका स्फेयर तो हमारा राइट साइड को बनेगा, इसीलिए मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में रहेगा और फोकस भी राइट साइड में रहेगा। तो अब देखो सीन कैसा हो जाता है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब कि हमारे एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इसको पास कहां से करना चाहिए कायदे से, फोकस से। ये फोकस से ही पास करेगी, पर इमेजिनरी पासिंग होगी। कैसे, देखो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे कि ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया, डॉटेड लाइंस का मतलब हमने इमेजिन कर लिया ये फोकस से पास हो रही है। अब देखो, अब रेस को निकलना कहां से है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ है, तो यहीं से आएगी और यहीं को वापस जाना है उसने, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी पाथ को ट्रेस कर देंगे जहां से वो फोकस से पास होके गई है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करा हमने कि फोकस है, फोकस से आई है लाइट, तो ये जो पाथ है ना, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है सर, समझ में आई चीज। एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई थी, हमने देखा वो फोकस पे किस पाथ पे मीट कर रही है, ये रहा वो पाथ, इसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, वो मेरी बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पहला रूल मेरा यहां से क्लियर होता है। दूसरा रूल कैसे क्लियर होगा सर, मैं इमेजिन कर लेता हूं कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस पे हिट कर रही है, कैसे, ऐसे, वो ऐसे, यहां पे अगर मैंने एक रैंडम एंगल में कोई लाइट पड़ी है और अगर वो डॉटेड लाइंस उसकी फोकस से मीट करती हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम एंगल पे मैंने लाइट इंसिडेंट कराई है और आगे जाके अगर वो फोकस से मीट करती है, तो फिर मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो इसी पॉइंट से पैरेलली मूव कर जाएगी बाहर, ठीक है सर, ये चीज समझ आई। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। अगर मेरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है और वो एक्सटेंड होकर जा रही है फोकस तक, ठीक है, दूसरा रूल यही कहता है ना, फोकस पे आएगी तो पैरेलली वापस जाएगी। अगर वो वापस एक्सटेंड होते हुए फोकस तक आ रही है, तो जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट हुई थी ना रेस, वहीं से वो वापस लौट जाएगी, लेकिन एक्सिस के पैरेलली। अब ये रिफ्लेक्टेड हो गया और वो इंसिडेंट हो गया। मतलब पहला वाला जो केस था, सिर्फ बस उसी को रिवर्स कर देना है, चाहे मिरर कोई सा भी हो, बिल्कुल हमको उसी को रिवर्स कर देना है। अब सर तीसरे केस की बारी आती है। तीसरा केस क्या कहता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट रहेगी, तो रिफ्लेक्ट भी वो वही सेम पाथ फॉलो करेगी। तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई है और वो एक्सटेंड होती हुई जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है सर, कोई भी किसी भी रैंडम एंगल पे मेरी रे ऑफ लाइट आई है और वो एक्सटेंड होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट हुई थी ना, तो ये बिल्कुल सिमिलर पाथ से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चौथा जो लॉ था रे डायग्राम का। चौथा लॉ क्या कहता था, अगर पोल पे पड़ती है लाइट, तो यार वो तो सिमिलर ही है कि एंगल I = एंगल R हो जाना है और रिफ्लेक्टेड रे भी मुझे बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है सर। तो ये 4 मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिए। अगर किसी को समझ नहीं आया तो जब हम डिटेल में रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे हम केस बाय केस पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका पता हमको होना चाहिए पहले से जब हम रे डायग्राम की बात करें, जैसे वर्चुअल चीजें क्या होती है, इरेक्ट क्या होता है और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी अनअकैडमी एसेंट टेस्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 6th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हो और आगे की तैयारी भी कर सकते हो। साथ साथ जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है या फिर अगर खत्म हो चुका है, वो अपनी रिवीजन के लिए देख रहे हैं, वो लोग भी अनअकैडमी पर जाकर फ्री वीडियोस से पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ नहीं करना, उन वीडियोस को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड डालना है AC Live और आप लोग वहां पर सीधा सीधा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। जिस भी तरह की तैयारी आपको करनी है बोर्ड्स की, आप वहां पर जाके बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ओके गाइस, गुड बाय। अब सर आपको आपके सामने 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्जन। अब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
रियल इमेज क्या होती है सर, जब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो दो बारी हमारी, दो केसेस में हमारी इमेज बन सकती है। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो दो तरीके से होगी। एक तो इमेज हमारी असली में बनेगी, ठीक है, असली में इमेज बनेगी, मतलब जैसे हम खड़े हैं, इमेजिन कर लेते हैं आगे किसी भी प्रकार का शीशा है, तो एक केस क्या होगा कि मेरी इमेज शीशे और मेरे बीच में बनेगी, फॉर्म होगी असली में। ठीक है, तो उस केस को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जैसे हम रे डायग्राम्स करेंगे ना, ये और चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब इमेज बनती नहीं है, ठीक है, इमेज वो असली इमेज नहीं होती है, वो जस्ट एक हमारी इमेजिनेशन होती है, या फिर वो वर्चुअल का मतलब क्या है कि जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती बट फिर भी हमको दिखाई दे रही है, वो एक इमेजिनेशन की तरह हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दो तरह की इमेजेस फॉर्म होती है, एक तो असली में ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में असली में वो इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल में क्या होगा, वो इमेज बीच में फॉर्म नहीं होगी बट हमको अपने सरफेस पे दिखाई देगी मिरर पे, कि ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज होती है इरेक्ट, चौथी होती है इन्वर्टेड। तो ये दो जो चीजें हैं ये पोजिशनिंग्स है। ठीक है, ये कैसा था, ये क्या था, ये इमेज फॉर्मेशन के तरीके थे। अब ये जो अगले दो पॉइंट्स हैं ये पोजिशनिंग है उन इमेजेस की, कि रियल इमेज है तो वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधा। अगर मेरी ऑब्जेक्ट ऐसी है और मेरी इमेज भी बिल्कुल ऐसी है तो सर वो इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसी है ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज उल्टी बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है सर, याद रहेंगी ये दो चीजें। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या था, इमेज फॉर्म होने के तरीके, कि क्या वहां पर इमेज असली में फॉर्म हो रही है या फिर हमको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वहां पे इमेज है, वो हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दोनों बेसिक चीजें थी। उसके बाद इन दोनों की पोजिशनिंग होती है, कि अगर रियल इमेज फॉर्म हुई है तो वो इरेक्ट यानी कि सीधी फॉर्म हुई है, या फिर इन्वर्टेड यानी कि उल्टी फॉर्म हुई है। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है तो क्या वो इरेक्ट सीधी है या फिर इन्वर्टेड उल्टी है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी समझने जरूरी है। फिर आता है लेटरल इन्वर्जन। आप लोग अपने आप को शीशे के सामने हर रोज देखते हो, ठीक है सर, तो वहां पे हमको ना लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। कैसे, मैं अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता हूं तो मेरे को शीशे में दिखाई देता है कि वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ा रहा है। ठीक है सर, जैसे मैं अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता हूं तो वो शीशे में देखने में ऐसा लगेगा कि वहां पे मैं अपना राइट हैंड आगे बढ़ा रहा हूं। तो इस चीज को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, कि माय राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड माय लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। ठीक है, आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है ना एम्बुलेंस, लेकिन वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जैसे सपोज करते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूं, यहाँ पे मेरा रियर व्यू है ना, वो शीशा है, शीशे में मुझे दिखेगी पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस पे तो वो उल्टे लिखा हुआ है, पर जब मैं उसको शीशे में देखूंगा ना वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, वो लेफ्ट टू राइट वो स्विच हो जाएगा, तो मुझको शीशे में सीधा दिखाई देगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना। तो वो इससे हमको पता लग जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है, भाई साइड दे दो। ठीक है, तो ये लेटरल इन्वर्जन होता है, कि जब हमको राइट ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेफ्ट है और लेफ्ट ऐसा लगता है कि वो राइट है। इस फिनोमिना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम रे डायग्राम्स को हिट कर पाएंगे। अब हमने लॉस सीख लिए रे डायग्राम के, रे डायग्राम्स की टर्मिनोलॉजी सीख ली है, साथ साथ में हमको मिरर के भी टर्म्स पता है कि सी क्या होता है, एफ क्या होता है और पोल क्या होता है। अब जब भी हम रे डायग्राम्स स्टार्ट करेंगे हमको सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आने लगेंगी, और सारे मतलब 5 से 6 केसेस होते हैं वो एकदम हमको कंसेप्ट वाइज दिमाग में आ जाएंगे और कभी भी उनको रटना नहीं पड़ेगा।